आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रेमाश्रम। अब ये नाम सुनकर शायद लगे कि ये कोई प्रेम कहानी होगी जिसमें रोमांस हो, दिल टूटने की बातें हों, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं विस्फोटक है। हम बात कर रहे हैं 100 साल से भी पहले के ग्रामीण भारत के एक ऐसे आईने की जिसमें जमींदार, किसान, शोषण, विद्रोह और आदर्शों की लड़ाई की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को जानना नहीं बल्कि ये समझना है कि क्यों ये उपन्यास आज भी हमारे समाज के लिए इतना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये मुंशी प्रेमचंद का 1922 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है और किसानों के जीवन पर आधारित उनका पहला बड़ा काम माना जाता है। अच्छा, पहला बड़ा काम। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये मूल रूप से उर्दू में लिखा गया था गोशाए आफियत नाम से। गोशाए आफियत, इसका मतलब क्या हुआ? पर हिंदी में ये प्रेमाश्रम नाम से पहले छपा। और इसकी प्रेरणा कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, बल्कि उस समय अवध में जो असली किसान आंदोलन चल रहे थे। अच्छा, ये असल घटनाओं पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। बेदखली, ऊंचे लगान, बेगार जैसे मुद्दे उस वक्त चरम पर थे। और वो आंदोलन इतने जबरदस्त थे कि अंग्रेज सरकार को अवध रेंट एक्ट में संशोधन तक करना पड़ा था। तो प्रेमचंद जो लिख रहे थे वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो असल में जमीन पर हो रहे बदलाव की एक साहित्यिक गूंज थी। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि प्रेमचंद ने उस दौर की कड़वी सच्चाई और गांधीवादी आदर्शों के बीच एक संतुलन कैसे बनाया। चलिए तो फिर सीधे उपन्यास की दुनिया में चलते। कहानी हमें लखनपुर गांव ले जाती है और शुरुआत में तो बड़ा शांत सा माहौल लगता है। शाम का समय है, बैल खेतों से लौट रहे हैं, घरों से धुआं उठ रहा है, मतलब एक बहुत ही सुकून भरी तस्वीर। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। वही तो, इस शांति के पीछे एक भयानक शोषण का चक्र चल रहा है जिसका केंद्र है एक जमींदार परिवार और उसका एक किरदार ज्ञानशंकर। ज्ञानशंकर वो इस कहानी का एक बहुत ही अहम पात्र है और उसे आप उपन्यास का मुख्य खलनायक भी कह सकते हैं। वो एक महत्वाकांक्षी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बेहद क्रूर जमींदार है। जब पुश्तैनी जमींदारी 3 भाइयों में बंटती है तो अपना हिस्सा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो किसानों का शोषण शुरू कर देता है। और ये शोषण किसी एक तरीके से नहीं होता होगा। नहीं, कई तरीकों से, जैसे लगान बढ़ाना, बेगार यानी बिना पैसे के काम करवाना और जरा सी बात पर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर देना। ये सब उसके हथियार हैं। वो उस पूरी भ्रष्ट जमींदारी प्रथा का एक तरह से प्रतीक बन जाता है जो किसानों को दीमक की तरह खा रही थी। स्रोतों में किसानों की जो हालत बताई गई है, मतलब उसे पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जगह बताया गया है कि किसानों के पास खाने को अनाज तक नहीं है, उनके बैल भूख से मर रहे हैं। और वो अपना थोड़ा सा गुड़ बेचकर भी जमींदार का कर्ज नहीं चुका पा रहे। ये किसी कहानी का हिस्सा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद उस दौर की कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, हर एक छोटी छोटी बात के साथ। और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। ये काल्पनिक होते हुए भी यथार्थ के इतने करीब हैं कि आपको किरदारों का दर्द महसूस होता है। प्रेमचंद यहाँ किसी एक किसान को हीरो नहीं बनाते, बल्कि किसानों को एक सामूहिक नायक के तौर पे पेश करते हैं। अच्छा, सामूहिक नायक, ये क्या है? मतलब सुखू महतो, मनोहर, गौंस खां जैसे कई किसान पात्र हैं जो मिलकर उस दौर की बेबसी, गुस्से और संघर्ष को आवाज देते हैं। किसानों की बेबसी का एक वाकया है जहां मनोहर कहता है कि हमारा जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि बड़े आदमियों के लिए कमाएं और खुद भूखे मरे। अब ये एक लाइन ये उस दौर की पूरी त्रासदी बयां कर देती है। ये बात तो कमाल की है। मतलब ये सिर्फ एक जमींदार के अत्याचार की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे किसान समुदाय के संघर्ष की कहानी है। शायद इसीलिए इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से कई आलोचक इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी मानते हैं। और ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। उस जमाने के लिए ये एक धमाका था, समझिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि साहित्य में तब तक राजा रानी, परियों या आदर्शवादी प्रेम कहानियां होती थीं। पहली बार किसी ने किसानों के संगठित विद्रोह को, जमींदार के खिलाफ खड़े होने को कहानी का केंद्रीय नायक बनाया था। तो ये सिर्फ कहानी नहीं, एक राजनीतिक ऐलान था। ऐलान के अब साहित्य में आम आदमी, दबा कुचला किसान भी नायक हो सकता है। एक तरफ तो ज्ञानशंकर का ये अंधेरा है जो सिर्फ शोषण पर टिका है, यहाँ तक कि वो दौलत के लिए तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में भी फंस जाता है। और ये दिखाता है कि शोषण सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि खुद शोषक का और उसके परिवार का भी विनाश करता है। हाँ, उसकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि परिवार में कलह, जहर देने की कोशिशें और आत्महत्याएं तक होती हैं।
ये तो बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक स्तर है। मतलब प्रेमचंद सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जमींदार बुरा है, वो ये दिखा रहे हैं कि शोषण का सिस्टम खुद शोषक को भी अंदर से खोखला कर देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी खोखलेपन और अंधेरे के सामने प्रेमचंद एक उम्मीद की किरण भी रखते हैं। वो किरण है ज्ञान शंकर का चचेरा भाई प्रेम शंकर। अच्छा, तो कहानी में सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। प्रेम शंकर पढ़ा लिखा और आदर्शवादी है, अमेरिका से पढ़कर लौटा है और उस पर गांधीवादी विचारों का गहरा प्रभाव है। जहां ज्ञान शंकर शोषण, लालच और सत्ता का प्रतीक है, वहीं प्रेम शंकर सेवा, करुणा और त्याग का। वो किसानों के बीच जाकर कृषि सुधार, शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो प्रेमचंद ने इन दो भाइयों के जरिए यथार्थ और आदर्श के टकराव को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। एक तरफ वो व्यवस्था है जो है और दूसरी तरफ वो व्यवस्था है जो होनी चाहिए। तो एक तरफ क्रूर यथार्थ है और दूसरी तरफ एक आदर्शवादी सपना। लेकिन प्रेमचंद जैसे लेखक सिर्फ समस्या दिखाकर तो नहीं छोड़ते होंगे। जरूर उन्होंने कोई रास्ता, कोई समाधान भी सुझाया होगा। बिल्कुल, और वो समाधान उस दौर की सबसे बड़ी ताकत से आता है, गांधीवादी दर्शन से। उपन्यास में उस वक्त चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव साफ दिखता है। प्रेमशंकर जैसे पात्र किसानों को संगठित करके बेगार जैसी प्रथाओं का अहिंसक विरोध करते हैं, सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं। मतलब वो उन्हें लड़ना नहीं सिखाते। नहीं, वो उन्हें अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना सिखाते हैं। और इसी विचारधारा की परिणति प्रेमाश्रम की स्थापना में होती है ना? ये प्रेमाश्रम आखिर है क्या? नाम तो बहुत सुंदर है, पर जैसा हमने शुरू में ही कहा, ये शायद वो नहीं जो नाम से लगता है। हाँ, ये कोई रोमांटिक जगह नहीं, बल्कि एक सेवा केंद्र है, एक कर्मभूमि है। गांधी के आश्रमों की तरह ये एक ऐसी संस्था है जहां किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विद्यालय, अस्पताल और शिक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये एक तरह से एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से ये रामराज्य का प्रतीक है, जहां अहिंसा और करुणा से समाज को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और ये समाधान सीधा गांधी जी के विचारों से आता है। सिर्फ अहिंसा नहीं, बल्कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी। ट्रस्टीशिप वो क्या है? यानी अमीर अपनी संपत्ति का मालिक नहीं, बल्कि समाज का ट्रस्टी है। प्रेमशंकर का किरदार इसी ट्रस्टीशिप को जीने की कोशिश करता है। और इसी आश्रम से ज्ञान शंकर की पत्नी विद्या का किरदार भी जुड़ता है। ज्ञान शंकर तो इतना बुरा पात्र है, लेकिन उसकी पत्नी विद्या का क्या? क्या वो इस शोषण में भागीदार थी या वो भी एक तरह की पीड़ित थी? उसका किरदार कहानी को कैसे मोड़ देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। विद्या शुरू में एक विलासिता में डूबी हुई, अपने पति के तौर तरीकों से अनजान महिला है। लेकिन जब उसे अपने पति के पापों का एहसास होता है, तो वो अपराध बोध से भर जाती है और प्रायश्चित करने के लिए वो प्रेमाश्रम में सेवा करने लगती है। अच्छा, तो वो प्रायश्चित करती है। हाँ, उसका किरदार सिर्फ प्रायश्चित का नहीं, बल्कि त्याग और महिला चेतना की थीम को भी सामने लाता है। वो दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सामाजिक कर्तव्य को अपनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये समाधान, ये प्रेमाश्रम का आदर्श कुछ ज्यादा ही काल्पनिक नहीं लगता? क्या असल दुनिया में सिर्फ एक आश्रम बना देने से सदियों पुरानी शोषण की व्यवस्था खत्म हो सकती है? क्या प्रेमचंद यहाँ यथार्थ से दूर हो गए? और यहीं पर प्रेमचंद का लेखक के तौर पर कद और बड़ा हो जाता है। वो एक आदर्शवादी हैं, पर भोले नहीं हैं। मतलब प्रेमाश्रम एक उम्मीद की किरण तो है, पर उपन्यास का अंत पूरी तरह सुखद नहीं है। ज्ञानशंकर जैसे पात्रों का पूरी तरह हृदय परिवर्तन नहीं होता। किसानों की सारी समस्याएं एक झटके में खत्म नहीं होती। प्रेमचंद एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि बदलाव एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है। वो एक आदर्शवादी समाधान देते हैं, लेकिन यथार्थ की कड़वी जमीन को कभी नहीं छोड़ते। उपन्यास का शीर्षक प्रेमाश्रम है, लेकिन अभी तक हमने ज्यादातर राजनीति, शोषण और सामाजिक सुधार की बात की है। तो इसमें प्रेम कहाँ है? एक विश्लेषण में अमरकांत और गायत्री जैसे पात्रों का भी जिक्र है। वो इस कहानी के मुख्य धागे से कैसे जुड़ते हैं? ये इस उपन्यास का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है। ये उपन्यास प्रेम शब्द को एक नई, एक क्रांतिकारी परिभाषा देता है। अमरकांत एक शिक्षित और संवेदनशील युवा है। उसका प्रेम गायत्री नाम की एक विधवा से है। उस जमाने में एक विधवा से प्रेम करना ही अपने आप में एक सामाजिक विद्रोह था। बिल्कुल। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और अमरकांत को एहसास होता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना या किसी एक इंसान को पा लेने तक सीमित नहीं है। तो क्या यहाँ व्यक्तिगत प्रेम और सामाजिक कर्तव्य के बीच एक टकराव दिखाया गया है? ये तो किरदारों के लिए एक बहुत बड़ा आंतरिक संघर्ष रहा होगा।
इतराव है ये तीनचंद से या तो ये या वो के तौर पर नहीं दिखाते, बल्कि वो दिखाते हैं कि कैसे दोनों एक हो सकते हैं। अमरकांत का सफर व्यक्तिगत प्रेम से सामाजिक चेतना की ओर जाता है। उसे यह बोध होता है कि जिन किसानों के शोषण पर उसकी शिक्षा और उसका जीवन टिका है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए बिना उसका प्रेम अधूरा है। तो उसका प्रेम उसे स्वार्थी नहीं बल्कि ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील बनाता है। और गायत्री का पात्र भी एक आदर्श स्त्री की उस पुरानी धारणा को तोड़ता है जिसका जीवन सिर्फ पति प्रेम तक सीमित था। वो भी समाज सेवा में अपना अर्थ ढूंढती है। यहाँ पर वो बात आती है जो एक स्रोत में कही गई है, जब प्रेम समाज से जुड़ जाता है तब वह क्रांति बन जाता है। बिल्कुल। उपन्यास का शीर्षक प्रेमाश्रम इसी गहरे अर्थ को समेटे हुए है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक विचारधारा है जहां प्रेम का मतलब सेवा, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी बन जाता है। प्रेम का आश्रम वो जगह जहां प्रेम केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता ना रहकर पूरे समाज के लिए करुणा और सेवा में बदल जाता है। ये प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन है। तो कुल मिला के प्रेमाश्रम सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है। ये शोषण और आदर्श के बीच का संघर्ष है, ग्रामीण जीवन की कड़वी हकीकत है और गांधीवादी दर्शन से निकली उम्मीद की एक कहानी है। हाँ, ये किसानों की उस त्रासदी की कहानी है जो अन्नदाता होकर भी भूखे और बेबस हैं। और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही तीखी है। एक सदी बाद भी जब हम किसान आंदोलन, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे, कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या और कॉरपोरेट शोषण की बातें सुनते हैं, हाँ, तो प्रेमचंद के उठाए सवाल और भी ज्यादा जरूरी लगते हैं। यह उपन्यास आज हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या आज का कॉरपोरेट जमींदार और 100 साल पहले का ज्ञान शंकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? और अगर हाँ, तो हमारा प्रेमाश्रम कहाँ?